ओके, वेलकम बैक। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 12 चैप्टर 3 फाइन आर्ट्स का, जो कि है द मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, जिसमें हमने पार्ट 1 में काफ़ी कुछ कवर कर लिया था और ये हमारा उसी का पार्ट 2 है, उसी वीडियो के कंटिन्यूएशन में। तो चलो शुरू करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे हमजा नामा पेंटिंग के बारे में, ठीक है। तो हमने वही चीज़ें पढ़ी थी। अब उससे आगे हम क्या पढ़ रहे हैं कि मुग़ल पेंटिंग्स को देख के हमें ये समझ आता है कि ये सिर्फ एक आर्टिस्ट का नाम नहीं था, ये एक टीम वर्क होता था। एक पेंटिंग जिसमें जो आर्टिस्ट है वो सभी मिलकर काम करते थे। जैसे किसी ने आउटलाइन बना दी, किसी ने उसमें कलर भर दिया और किसी ने डिटेल्स ऐड कर दी। तो उन आर्टिस्ट का जो इंस्पिरेशन था वो भी अलग अलग जगह से आता था कि कुछ पर्शियन स्टाइल से इंस्पायर्ड होते थे, कुछ इंडियन ट्रेडिशनल स्टाइल से और कुछ नेचुरल सराउंडिंग से भी। तो जैसे आसपास के पेड़ पौधे जो कि फ्लोरा होता है, जानवर पक्षी हैं, फोना, तो सबको ऑब्जर्व करके वो लोग पेंटिंग्स में दिखाते थे। और जो हमजा नामा है ये एक बड़ा प्रोजेक्ट था कि हमजा नामा एक बहुत बड़ा पेंटिंग प्रोजेक्ट था। ये 14 वॉल्यूम्स में और टोटल 1400 इलस्ट्रेशंस में मतलब के साथ हमें आता है। इलस्ट्रेशंस होती है पेंटिंग्स। तो इसका काम कंप्लीट होने में 15 साल लग गए थे और 1567 से लेके 1582 तक मतलब ये बनी थी 15 सालों में। इस प्रोजेक्ट को लीड किया था 2 पर्शियन मास्टर आर्टिस्ट ने, जिसका नाम था मिर सैयद अली और अबुद उस अहमद, ठीक है, समद, सॉरी। तो ये चीज़ हमने देखी भी थी कि 2 पर्शियन आर्टिस्ट्स को लेकर आया गया था, हुमायूं लेकर आया था पर्शिया से। आज के टाइम में हमजा नामा के जो फोलियोज हैं, जो पेजेस है, वो दुनिया के अलग अलग म्यूजियम्स और जो कलेक्शंस में बिखरे हुए हैं। पूरा कलेक्शन एक जगह पे हमें नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ें हैं कि हमजा नामा की जो पेंटिंग है, तो ये पेंटिंग हमजा नामा सीरीज़ का पार्ट है। इस सीरीज़ का पर्पस क्या था कि विजुअल स्टोरी टेलिंग, कहानी सुनाई जाती थी और पेंटिंग दिखाई जाती थी साइड बाय साइड, दोनों चीज़ें। जैसे मैं अभी आपके सामने पेंटिंग खोल दूँ, मैं उसके बारे में बताऊँ कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और आप उस पेंटिंग को देख रहे हो। तो जैसे एक कॉमिक बुक होती है, एक पार्ट में एक्शन, दूसरे पार्ट में रिएक्शन, ठीक है। उसी तरह से था कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी, फाइटिंग, मूवमेंट, रिएक्शन, ये सब स्टोरी के को एनर्जेटिक बनाता है। ब्राइट कलर्स जैसे रेड, येलो, ब्राउन, इनका यूज़ किया हुआ था। इससे पेंटिंग्स में जो अर्जेंसी है और जो एक्साइटमेंट है उसका फील होता है। उसके बाद हर शेप जो थी उसको बोल्ड लाइन से डिफाइन किया गया था कि स्पेशली जो ट्रीज़ हैं, रॉक हैं, एनिमल्स वगैरह हैं, इनको। उसके बाद जो फेस का स्टाइल था वो मोस्टली प्रोफाइल व्यू दिखाया गया था कि साइड फेस जो होता है, लेकिन कुछ 3/4 व्यूज भी हैं जो मुगल पेंटिंग की एक खासियत भी थी। उसके बाद जो पर्शियन इन्फ्लुएंस हमें किससे दिखता है कि जो फ्लोर्स थे या फिर कैनपी हैं, उसके कॉलम्स वगैरह है, इनके इंट्रिकेट डिज़ाइन पर्शियन आर्ट से लिए गए थे। 4 लिम्ड एनिमल्स और जो स्टिलाइज्ड रॉक्स थी ये भी पर्शियन स्टाइल के हैं। उसके बाद हमें इंडियन इन्फ्लुएंस भी दिखता है कि इसमें ट्रीज, क्रीपर्स, कलर जैसे रेड और येलो, ब्राउन है, ये सब इंडियन इन्फ्लुएंस को दिखाते हैं। इससे हमें समझ आता है कि मुगल पेंटिंग पर्शियन प्लस इंडियन फ्यूजन का रिजल्ट थी, ठीक है। तो ये पेंटिंग स्टोरी टेलिंग और आर्टिस्टिक फ्यूजन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये बताती है कि मुगल पेंटिंग काफ़ी डायनेमिक थी और उनमें टीम वर्क और जो है कल्चरल मिक्स और डिटेल्ड नरेटिव होता था। अब अकबर का सपना था कि इंडिया के अलग अलग कल्चर्स को एक साथ मिलाया जाए, इसलिए उसने हिंदू धर्म जो है, जो हिंदू रिलीजन है, उसके जो रेवर्ड मतलब जो पवित्र ग्रंथ हैं उनका पर्शियन भाषा में ट्रांसलेट करवाया था उनको, क्योंकि उन्हें पर्शियन आती थी तो उन्होंने उनको ट्रांसलेट करवा लिया था संस्कृत टेक्स्ट को पर्शियन में। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि अकबर का जो सुलह ई कुल का आइडिया था वो भी इसी कल्चरल हार्मनी का पार्ट था। ये आपने पढ़ा भी होगा सुलह ई कुल हिस्ट्री में। उसके बाद जो है अकबर ने संस्कृत के जो इम्पोर्टेंट और जो धार्मिक ग्रंथ थे उनका ना सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं कराया था, बल्कि उनके पिक्टोरियल इलस्ट्रेशंस भी बनवाए थे। मतलब उन ग्रंथों के जो है वो पेंटिंग्स के साथ फारसी वर्जन तैयार करवाया था। और जो पर्शियन ट्रांसलेशन और जो इलस्ट्रेटेड वर्जन था हिंदू एपिक महाभारत का, वो भी इसी टाइम पे किया गया था, जिसको रज़मनामा कहा जाता है, ठीक है।
उसके बाद महाभारत का जो पर्शियन ट्रांसलेशन प्लस पेंटिंग वर्जन तैयार किया गया था, जिसे रज़मनामा कहते हैं। रज़म का मतलब होता है युद्ध, तो यहाँ नाम दिया गया था बिकॉज महाभारत मेनली वॉर बेस्ड था। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट मास्टरपीस था, मतलब लिटरेरी प्लस आर्टिस्टिक दोनों लेवल पर। उसके बाद ये जो प्रोजेक्ट है ये 1589 में कंप्लीट हुआ था, और इसके जो चीफ आर्टिस्ट या फिर सुपरवाइजर थे वो थे आर्टिस्ट दसवंत। एक बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट थे अकबर के कोर्ट में ये। और याद रखना क्या है कि दसवंत ने रज़मनामा तैयार की थी 1589 में, ये चीज़ आपको याद रखनी है। रज़मनामा का जो लिखा हुआ पार्ट है, जो मैन्युस्क्रिप्ट है, वो बहुत ही खूबसूरत सी कैलीग्राफी में लिखा गया था। इसमें टोटल 169 पेंटिंग्स थी हर सीन को एक्सप्लेन करने के लिए, तो विजुअल स्टोरी टेलिंग का ये बेस्ट एग्जाम्पल था। सिर्फ महाभारत ही नहीं, रामायण का भी ट्रांसलेशन और पेंटिंग वर्जन बनाया था उसी टाइम के आसपास ही। तो याद रखना कि महाभारत, रज़मनामा और रामायण दोनों ट्रांसलेट हुए थे अकबर के टाइम पे। ठीक है, कौन सा वो थे रूलर थे वो याद रखना ज़रूरी है। आर्टिस्ट थे जो अकबर के कोर्ट में, दो मशहूर आर्टिस्ट थे, गोवर्धन और मिस्किन। इनके नाम भी आपको याद रखने पड़ेंगे कि किसके टाइम पे थे। तो अकबर के टाइम पे गोवर्धन और मिस्किन थे। इन्होंने जो कोर्ट लाइफ के सीन्स हैं उनको पेंट किया था, और उनकी तस्वीरें काफ़ी सेलिब्रेट भी हुई थी। ठीक है, तो गोवर्धन ने कोर्ट सीन्स पेंट किए थे, मिस्किन ने मिस्किन जो था वो मिनिएचर एक्सपर्ट था, MM याद रख लेना। उसके बाद अकबरनामा एक लाजवाब किताब थी जिसमें अकबर की जो पॉलिटिक्स, मतलब राजनीति, और जो पर्सनल लाइफ है वो दोनों की डिटेल्स लिखी गई थी। ये अकबर के टाइम का सबसे महंगा और बड़ा प्रोजेक्ट था। ठीक है, तो अकबरनामा भी आप याद रख लेना। और ये जो अकबरनामा है ये लिखा किसने था? ये लिखा था अबुल फजल ने। ठीक है, और जो पेंटिंग्स थी वो तो हमने देख ली थी, कोर्ट पेंटर्स ने बनाई थी, जो बसवन और मिस्किन है इन्होंने। अब हम देखते हैं कि अकबर का एक सपना था कि अकबर एक ऐसे एम्परर थे जो सिर्फ विनर नहीं थे बल्कि एक विजनरी भी थे। विजनरी से हमारा क्या मतलब है कि उनका सपना था हिंदू और मुस्लिम के जो सभ्यता हैं उनको इंटीग्रेट किया जाए, उनका कल्चरल इंटीग्रेशन किया जाए। इसलिए उन्होंने कई बड़े हिंदू धर्मों के जो पवित्र ग्रंथ थे उनको पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया था, जिसमें से एक था हमारा रज़मनामा। रज़मनामा में क्या था कि महाभारत का पर्शियन रूप था, महाभारत का जो पर्शियन ट्रांसलेशन था, और जो चित्रांकन उस समय का जो एक महान काम था, तो ये सब कुछ। तो जब इसका पर्शियन रूप बनाया गया था तो उसे रज़मनामा कहा गया था। इसका ट्रांसलेशन और इलस्ट्रेशन दसवंत नाम के एक मास्टर आर्टिस्ट ने अपने सुपरविजन में हुआ था, और ये 1589 में कंप्लीट हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने अभी पढ़ी थी। अब अकबर का जो था वो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट था इन चीज़ों में। ठीक है, कि सबसे खास बात यही थी कि अकबर खुद आर्टिस्ट से मिलते थे, उनके काम का इंस्पेक्शन करते थे, सजेशन देते थे। और जो मुगल पेंटिंग्स में क्या क्या दिखाया गया था कि कुछ बैटल सीन्स थे, कोर्ट लाइफ थी, राजा थे, वजीर वगैरह, सैनिक, इनके पोर्ट्रेट्स थे। उसके बाद राम कृष्ण के जो है प्रसंग थे जो कि हिंदू माइथोलॉजी को दिखा रहा है। पर्शियन और इस्लामिक कहानियाँ भी थी। तो अकबर जो थे उनका इंडिया से लगाव था कि जो इंडिया की सभ्यता है और जो रिलीजन्स है उनके प्रति उनके सम्मान था और जज्बा था कि उन्होंने, इसी वजह से उन्हें एक महान राजा बोला जाता है। ठीक है, इसीलिए आज भी उनकी याद मुगल काल के एक मतलब सबसे शाइनिंग एम्परर के रूप में मानी जाती है। अब देखो, जब यूरोपियंस, स्पेशली जो जेस्यूट मिशनरीज थी, वो अकबर के कोर्ट में आई थी, तब सबसे पेंटिंग्स में एक नए स्टाइल डेवलप होने लगा था जिसको हम नेचुरलिज्म कहते हैं। नेचुरलिज्म मतलब जो चीज़ें रियल दिख रही हों, जैसे कि असली इंसान, इमोशंस, लाइट शेडो इफेक्ट्स एक्सेट्रा। तो अकबर के आर्टिस्ट ने ग्रेजुअली ये यूरोपियन स्टाइल का इन्फ्लुएंस अपनाना स्टार्ट किया। मतलब पेंटिंग्स में जो चेहरों के एक्सप्रेशन हैं, फोल्ड्स, क्लोथ के जो फोल्ड्स वगैरह हैं, रियलिस्टिक पोजेज हैं, ये सब कुछ दिखने लगा था। मदोना एंड चाइल्ड, मदोना एंड चाइल्ड क्या है कि ये एक फेमस पेंटिंग है। ठीक है,
और मतलब एक फेमस सब्जेक्ट था क्रिश्चियन में बाइजेंटीन और रेनेसा वाली चीज़ है ये वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने देखी होगी क्रिश्चियन आर्ट का, जिसमें मैरी क्या है, जीसस की माँ है और बेबी जीसस को दिखाया जाता है। ये पेंटिंग ओपेक वाटर कलर में बनी थी जो मुगल स्टाइल में एक पॉपुलर मीडियम भी था। अब इस चीज़ को विजुअलाइज करो कि जो मदोना है मतलब जो वर्जिन मैरी हैं यहाँ वो दिखाई गई हैं और मुगल स्टाइल में, लेकिन क्लासिकल यूरोपियन ड्रेपरी मतलब जो कपड़ों का ट्रेडिशनल यूरोपियन स्टाइल है उसी में दिखाई गई हैं। चाइल्ड मतलब यहाँ पे है बेबी जीसस, उनके चेहरे का एक्सप्रेशन, उनकी जो फिजियोलॉजी है, जो बॉडी टाइप है, उनकी जो मूवमेंट्स है सब रियलिस्टिक हैं और ये भी इंस्पायर्ड कहाँ से है, यूरोपियन रेनेसा पेंटिंग से। तो ये डिटेलिंग जो है इसमें जैसे कि फ़ैन है, ज्वेलरी है, ठीक है, ये इंडियन एलिमेंट्स हैं जो इस फॉरेन थीम को इंडियन कल्चर से मिला देते हैं। तो यही वो पेंटिंग है मदोना एंड चाइल्ड, और इस पेंटिंग में हमने यही चीज़ें देखी हैं कि ये क्रिश्चियन थीम पर बेस्ड था जिसमें वर्जिन मैरी है यानी जो मदर मैरी है वो अपने बेबी जीसस के साथ दिखाई गई हैं। ये आइडिया यूरोप से आया था लेकिन जो मुगल आर्टिस्ट हैं इन्होंने अपने इंडियन स्टाइल में से ट्रांसफॉर्म कर दिया था। आर्टिस्ट कौन है, आर्टिस्ट का नाम याद रखना बसावन है। पेंटिंग की उन्होंने मतलब फॉरेन इन्फ्लुएंस को अपने इंडियन ट्रेनिंग के साथ मिला दिया था, ठीक है। पेंटिंग की स्पेशलिटीज़ यही हैं कि वर्जिन मैरी जो है वो ट्रेडिशनल बाइजेंटीन और रेनेसा स्टाइल के कपड़ों में हैं पर एक्सप्रेशन और फेस एकदम इंडियन लुक देता है। उसके बाद जो बेबी जीसस है जिनकी बॉडी की फॉर्म और पोज यूरोपियन आर्ट से इंस्पायर्ड है, लेकिन उनकी जो ज्वेलरी है, बिंदी है और जो सराउंडिंग्स है वो बिल्कुल इंडियन कल्चर जैसे हैं। बैकग्राउंड और डिटेल्स में भी ऐसा ही है कि पेंटिंग में एक इंडियन फैन है जो पंखा है और देसी ज्वेलरी दिखाई गई है। कलर पैलेट भी वाइब्रेंट है जैसे रेड, गोल्ड, ब्राउन वगैरह जो कि इंडियन पेंटिंग स्टाइल को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये पेंटिंग एक कल्चरल फ्यूजन का एग्जाम्पल है। क्रिश्चियन जो आइकॉनोग्राफी है और इंडियन विजुअल लैंग्वेज है। तो ये बताता था कि अकबर का जो दरबार है वो कितना ओपन माइंडेड था, जहाँ पर फॉरेन आइडियाज़ को भी वेलकम करके एक नया फ्यूजन क्रिएट किया गया था। बसावन जैसे आर्टिस्ट ने यूरोपियन नेचुरलिज्म को इंडियन ट्रेडिशनल जो मिनिएचर है उसके साथ मिला दिया था। अकबर का जो रेन था जो 1556 से 1605 तक था, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एक्सपेंशन का नहीं था बल्कि एक आर्टिस्टिक रेवोल्यूशन का भी था। उनके कोर्ट में पेंटिंग, लिटरेचर और कल्चर का फुल सपोर्ट मिलता था। अकबर ने मुगल मिनिएचर पेंटिंग को फॉर्मलाइज किया था, यानी कि एक प्रॉपर स्टाइल और स्टैंडर्ड बनाया था। आर्टिस्ट टीम्स बनाई गई थी, इलस्ट्रेशन और मैन्युस्क्रिप्ट कमीशन किए गए थे, आर्ट को डॉक्यूमेंटेशन और स्टोरी टेलिंग का जरिया बनाया गया था। उसके बाद कुछ जो है सब इंपीरियल कोर्ट्स ने अकबर से क्या सीखा था कि अकबर के इस आर्ट लव से इंस्पायर होके जो छोटे रियासतें जो थी, जो सब इंपीरियल कोर्ट्स थे, उनका भी आर्ट में इंटरेस्ट आने लगा था। उन्होंने भी मुगल कोर्ट जैसी पेंटिंग स्टाइल्स बनाना शुरू कर दी थी। कॉपी नहीं की थी बल्कि एक रीजनल फ्लेवर के साथ बनानी शुरू कर दी थी। इन पेंटिंग्स में हमें कुछ डिस्टिंक्टिव सब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं, जैसे हर रीजन की अलग अलग कहानियाँ थी, कल्चर था। ये हमने देखा भी था, जैसे राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग में देखा था। फिर जो विजुअल प्रेफरेंसेस थे लोकल टेस्ट के हिसाब से थे, लेकिन मुगल एलिगेंस का टच भी था, ठीक है। तो जहांगीर जो थे, प्रिंस सलीम, वो अकबर के बेटे थे, वो भी आर्ट के जो है आशिक थे। और जहांगीर को भी बचपन से पेंटिंग में डीप इंटरेस्ट था, पर उनका टेस्ट अकबर से अलग था। अब उनका टेस्ट अकबर से अलग कैसे था, ये इसमें ना थोड़ा सा, जैसे अकबर है, अकबर को पॉलिटिकल और रिलीजियस थीम्स पे बनानी पसंद थी, लेकिन जहांगीर को पेंटिंग्स नेचुरल ब्यूटी, बर्ड्स, एनिमल्स, इस पे ज़्यादा पसंद थी। अकबर की जो पेंटिंग्स है उसमें इलस्ट्रेटिव स्टोरी टेलिंग है, पर जहांगीर वाली में हमें रियलिज्म और फाइन डिटेल मिलती हैं। अकबर वाली में हमें हैवी मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिलती हैं, जबकि जहांगीर वाली में हमें इंडिविजुअल पोर्ट्रेट्स, नेचर के स्टडीज़, ये सब कुछ मिलते हैं। तो जहांगीर को डेलिकेट ऑब्जर्वेशन पसंद थी, जैसे बर्ड्स के फेदर्स, फिर फ्लावर्स की सटल शेडिंग, फेस के एक्सप्रेशंस और उनकी डिटेलिंग, ठीक है। तो ये चीज़ थी। अब जहांगीर ने एक मशहूर ईरानियन पेंटर थे जिसका नाम था एक्वा रिजा। तो ये एक वेल नोन ईरानियन पेंटर थे, और जो इनका लड़का था अबुल हसन, तो इनको जहांगीर ने अपने कोर्ट में रखा था। इन दोनों की वजह से पेंटिंग में एक नई बारीकी, मतलब सोफिस्टिकेशन और रिफाइनमेंट आ गई थी जो पहले नहीं थी।
अकबर ने अपने समय में एक रॉयल पेंटिंग वर्कशॉप यानी इंपीरियल एटेलियर सेट किया था, लेकिन जहांगीर जो खुद भी आर्ट का बड़ा शौकीन था, उसने अपने फादर के सिस्टम से थोड़ा अलग सोचा था। उसने अपना खुद का एटेलियर वर्कशॉप इस्टेब्लिश किया, मतलब जहांगीर अपना एक अलग आर्टिस्टिक स्टाइल लाना चाहता था। प्रिंस सलीम जब इलाहाबाद से वापस आए थे और मुगल गद्दी संभाली थी, तब उसका टाइटल जहांगीर रखा गया था, जिसका मतलब है वर्ल्ड सीजर। ठीक है, यानी दुनिया को अपने कब्जे में करने वाला। तो जहांगीर ने अपनी लाइफ की कहानी तुजुक ई जहांगीरी, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, इनका नाम याद रखना, तो में लिखी थी। उसमें हमें पता चलता है कि उनकी जो पेंटिंग्स और जो नेचर से कितना वो प्यार करते थे, इसके बारे में पता चलता है। जहांगीर चाहते थे कि जो पेंटिंग्स बन रही थी उसमें साइंटिफिक एक्यूरेसी हो, जैसे कि हर प्लांट, एनिमल या बर्ड बिल्कुल रियल लाइफ जैसा दिखना चाहिए। जहांगीर के अंडर मुगल पेंटिंग एक नए लेवल तक पहुंच गई थी, जहां नेचुरलिज्म और साइंटिफिक एक्यूरेसी दोनों का कॉम्बिनेशन था। मतलब पेंटिंग्स इतनी रियलिस्टिक होती थी कि ऐसे लगता था जैसे जिंदा चीज़ को हम एकदम, मतलब जिंदा चीज़ देख रहे हो सामने से ही। जहांगीर नेचर और आसपास के लोगों की जो वो मतलब इन चीज़ों को भी दिखाने में बहुत क्यूरियस था, तो ये उसकी पेंटिंग्स में क्लियरली दिखाई भी देता है। उसने जो वर्क्स कमीशन किए थे उनमें हमें उनका वंडर, उनका शौक और उनकी जो ऑब्जर्वेशन पावर थी वो सब कुछ दिखाई देता है। अब यहाँ पे अकबर और जहांगीर के कुछ डिफरेंसेस दिखाए गए हैं कि अकबर के समय जो उनके पेंटिंग स्टूडियो यानी एटीलियर था, वहाँ पर पेंटिंग्स बल्क में बनती थी, यानी एक ही सीन पे काफ़ी सारे आर्टिस्ट मिलके काम करते थे, क्वांटिटी ज़्यादा होती थी। लेकिन जहांगीर का अप्रोच बिल्कुल अलग था। उन्होंने क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस नहीं किया, कम पेंटिंग्स बनती थी पर एक ही मास्टर आर्टिस्ट पूरा काम करता था, इसलिए उनमें डिटेलिंग और ब्यूटी ज़्यादा होती थी। जहांगीर के समय मुरक्का क्या है कि मतलब मुरक्का काफ़ी पॉपुलर हो गया था। ये एक तरह की पेंटिंग एल्बम थी। हर पेंटिंग को अलग अलग पेज पे चिपकाया जाता था, ब्यूटीफुली डेकोरेट किया जाता था। इन पेंटिंग्स के बॉर्डर्स यानी किनारों पे गोल्ड से इलस्ट्रेट किया जाता था, मतलब सोना जैसे चमत्कार इसको चमकदार इसको बना दिया जाता था, काफ़ी रॉयल लुक देने के लिए। उसके बाद और उन बॉर्डर्स को और भी सुंदर बनाने के लिए फूल वगैरह जो हैं, फूल पौधे या फिर जानवर या जो खड़े हुए रॉयल ह्यूमन फिगर्स के डिज़ाइन से उसे सजा दिया जाता था। अकबर के स्टाइल में यूजुअली वॉर सीन, स्टोरी टेलिंग और इम्पोर्टेंट लोगों के पोर्ट्रेट ज़्यादा दिखाई देते थे, जैसे राजनीति और धार्मिक कहानियों पे फोकस था। पर जहांगीर ने इस ट्रेडिशन को थोड़ा चेंज किया था। उन्होंने ज़्यादा फोकस छोटी छोटी डिटेलिंग पे, जैसे उनके कोर्ट के जो लग्जीरियस सीन्स और फाइन डेकोरेशन है उस पर किया था। उनकी पेंटिंग्स में राजा महाराजाओं की रॉयल पर्सनैलिटी, उनकी खासियत और जो उनकी प्रकृति थी, जैसे पेड़ पौधे हैं और जानवर हैं, उनके अलग अलग डिटेल्स को दिखाया गया था। साइंटिफिक प्रिसिजन तक फॉलो की गई थी। तो अब ये चीज़ देखो कि जहांगीर के कोर्ट में काफ़ी फॉरेन विजिटर्स स्पेशली यूरोप से आने लगे थे। ये लोग जहांगीर को गिफ्ट्स देते थे और इनमें से कई तो पेंटिंग्स और डेकोरेटिव आर्ट पीसीज होते थे जो यूरोप की हाई आर्ट को रिप्रेजेंट करते थे। तो सोचो, एक इंडियन एम्परर को यूरोप की फाइन आर्ट का एक्सपोजर मिल रहा था। इस इंटरेक्शन का जहांगीर पे डीप इम्पैक्ट हुआ। उसका इंटरेस्ट यूरोपियन आर्ट के थीम्स में बैठने लगा। उसने अपने एटीलियर जो रॉयल वर्कशॉप थी उसमें भी ऐसी क्रिश्चियन जो रिलीजियस थीम्स वाली पेंटिंग्स थी उनको बनवाना शुरू कर दिया था। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जहांगीर के टाइम में जो पेंटिंग्स बनी उसमें हमें इंडो ईरानियन स्टाइल प्लस यूरोपियन एलिमेंट्स का फ्यूजन दिखने लगा। अब यूरोपियन आर्ट का इम्पैक्ट क्या था कि पेंटिंग्स में जो है स्पेशल डेप्थ जैसे चीज़ें दूर या पास दिखाई देना क्लियरली दिखने लगा था। नेचुरलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन में यानी रियल जो ज़िंदगी जैसे इंसान, फूल, पेड़, जानवर, इनको एक्यूरेटली दिखाया जाने लगा था। ओवरऑल पेंटिंग का स्टैंडर्ड और जो बेंचमार्क है वो काफ़ी हाई हो गया था। जहांगीर खुद एक सेंसिटिव और सोफिस्टिकेटेड आर्ट लवर थे। तो मुग़ल पेंटिंग का फ्यूज़न स्टाइल था कि मुग़ल आर्टिस्ट ने क्रिएटिवली 3 पार्ट्स को, जो 3 आर्ट स्टाइल्स हैं उनको मिक्स किया था। एक तो इंडिजिनस इंडियन स्टाइल, एक पर्शियन स्टाइल और एक यूरोपियन आर्ट स्टाइल। ठीक है, पर्शियन स्टाइल अकबर के टाइम पे हुआ था और यूरोपियन स्टाइल जो गिफ्ट्स वगैरह कोर्ट में आ रहे थे जहांगीर के टाइम पे, उस टाइम पे शुरू हुआ था। तो ये एक मेल्टिंग पॉट जहाँ
हर स्टाइल का एसेंस था, लेकिन आउटपुट एकदम यूनिक और मुगल ही लगता था। ठीक है, ये जो पेंटिंग है ये 1595 में बनी थी और एक फेमस पर्शियन पोइट आमिर शाही, पोइट का नाम याद रख लेना, जो पोइट नहीं आर्टिस्ट का नाम याद रख लेना, ये तो पोइट ही था, आमिर शाही तो है, ये तो पोइट ही थे। और इनकी पोइटिक कलेक्शन थी, पोइट्री कलेक्शन जो थी दीवान, उन्हीं दीवान का ये पार्ट है, एक दीवान में से ये लिया गया है। इसमें हम एक राजकुमार जो प्रिंस है और एक जो तपस्वी है हर्मिट, उनके बीच की मुलाकात को हम देखते हैं। ये सीन दिखाते हैं कि कैसे एक राजकुमार अपनी रास्ते ज़िंदगी छोड़ देता है और एक तपस्वी से मिलने जाता है, शायद कुछ ज्ञान या शांति की तलाश में। ये मुगल पेंटिंग्स में एक बहुत कॉमन थीम थी, जिसमें स्पिरिचुअल सर्च या सूफी सेंट की इमेजरी होती थी। ठीक है, जो पेंटिंग है इसका स्टाइल पर्शियन और इंडियन दोनों का मिक्स है। ब्राइट कलर्स, डिटेल्ड ड्रेस डिज़ाइन, नेचर की ब्यूटीफुल बैकग्राउंड, सब कुछ बहुत फाइनली पेंट किया गया है। बैकग्राउंड में पेड़ पौधे, रॉक्स और एक स्मॉल हट जो है, मतलब शायद आश्रम होगा हर्मिट का, वो है। ये सब डिटेल्स बताते हैं कि मुगल पेंटर्स कितने ज़्यादा ऑब्जर्वेंट और क्रिएटिव थे। तो अकबर के समय से ही लिटरेचर और पेंटिंग का डीप कनेक्शन था। पोइटिक वर्क्स जैसे दीवान को इलस्ट्रेटेड वर्जन्स में पेंट किया जाता था। ये पेंटिंग भी एक लिटरेरी मैन्यूस्क्रिप्ट का पार्ट है, मतलब पोइट्री और विजुअल आर्ट एक साथ। उसके बाद हम यहाँ आते हैं, ये एक पेंटिंग है जो जहांगीर नामा से ली गई है। जहांगीर की खुद की लिखी हुई जो ऑटोबायोग्राफी थी, उसमें उन्होंने अपनी रूल, कोर्ट लाइफ इवेंट्स और डेली एक्सपीरियंसेस को डिटेल में लिखा था। और जो अबुल हसन है और जो मनोहर हैं, ये दोनों ही जहांगीर के फेवरेट पेंटर्स थे और उन्होंने ही इस मास्टर वर्क को बनाया है। तो पेंटर का नाम याद रखना, पेंटिंग का नाम याद रखना। अब देखो, ये वो पेंटिंग है। अब इस पेंटिंग को देखना और मैं जो समझा रही हूँ वो समझना कि सेंटर ऑफ अटेंशन क्या है, जहांगीर है। जहांगीर को पेंटिंग के सबसे हाईएस्ट लेवल पे दिखाया गया है, बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, इधर। उसके बाद जैसे ही कोई पेंटिंग देखेगा तो उसकी नज़र तुरंत जहांगीर के फिगर्ड फ्रेम पे जाती है। उसके आसपास ब्राइट वाइट पिलर्स हैं, सिंबॉलिक ऑफ स्ट्रेंथ एंड एलिगेंस। ऊपर एक ब्रिलियंटली फ्रेम्ड कैनपी भी है, जो जहांगीर के जो रॉयल अथॉरिटी को और बड़ा करके दिखाती है। जहांगीर का पोजीशन और फ्रेमिंग बताता है कि ही इज़ द सेंटर ऑफ पावर, ग्रेस एंड डिवाइन रूल। राइट साइड में हमें शाहजहां और शुजा दिखते हैं। जहांगीर के राइट साइड में खुर्रम, जो बाद में शाहजहां कहलाते हैं, वो खड़े हैं फोल्डेड हैंड्स के साथ, रिस्पेक्ट के जेस्चर से। उसके साथ उसका बेटा शुज भी है, जो मुमताज़ महल का बेटा था और नूर जहां के कोर्ट में रेज हुआ था। ये सब बताते हैं कि मुगल कोर्ट की कॉन्टिन्यूटी और फैमिली का पॉलिटिकल रोल क्या था। ठीक है, पेंटिंग में जितने भी कोर्टियर्स हैं उनको रियलिस्टिक और इंडिविजुअल फीचर्स के साथ दिखाया गया है, इसलिए वो इजीली आइडेंटिफाइबल भी हैं। एक जीसस प्रीस्ट फादर कोर्सी भी पेंटिंग में है, जिसका नाम भी पेंटिंग में लिखा गया है ताकि उसकी इजी आइडेंटिफिकेशन हो सके। इससे हमें दिखता है कि मुगल कोर्ट कितना रिलीजियसली इंक्लूसिव और डिप्लोमेटिक था। यूरोपियंस भी कोर्ट में प्रेजेंट थे। फिर पेंटिंग में एलिफेंट और हॉर्स भी हैं, जो मुगल कोर्ट की शान, मिलिट्री स्ट्रेंथ और प्रॉम्प को दिखाते हैं। बहुत सारे हैंड रेज्ड और हेड्स बोर्ड दिखते हैं, ये सब सैल्यूट कर रहे हैं जहांगीर को। तो ओवरऑल एक ग्रैंड दरबार का फील आता है, फुल ऑफ रॉयल एटिकेट, हायरार्की और सेलिब्रेशन ऑफ किंगशिप। ठीक है, फिर हम यहाँ दूसरी पेंटिंग के बारे में देखते हैं। तो ये पेंटिंग जहांगीर के एक सपने पर बेस्ड है, जिसमें उसका जो पॉलिटिकल राइवल है पर्शियन सफाविद एम्परर नादिर अल जन्म। देखो, ये नहीं, दोबारा देखते हैं कि ये पेंटिंग जहांगीर के एक सपने पे बेस्ड थी, जिसमें जो उसका पॉलिटिकल राइवल है पर्शियन सफाविद एम्परर शाह अब्बास उनके सपने में मिलते हैं। और जहांगीर जो है वो कंदाहर चाहते थे। कंदाहर उस समय शाह अब्बास के पास था। जहांगीर ने इस सपने को शुभ शगुन, मतलब जो गुड ओमेन माना और अपने कोर्ट आर्टिस्ट अबुल हसन को इस सपने की पेंटिंग बनाने को कहा। तो जहांगीर और शाह अब्बास दोनों एक जो ग्लोब है, ग्लोब शेप्ड अर्थ है, उस पर खड़े हैं, जिसका मतलब है कि दोनों के कंट्रोल में दुनिया के बड़े बड़े हिस्से हैं। ठीक है, और मोस्टली इंडिया और मिडल ईस्ट। हम एक बार पेंटिंग देखते हैं और फिर समझते हैं।
तो ये वो पेंटिंग है। अब इस पेंटिंग को देखो कि जहांगीर का फिगर स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और डोमिनेंट दिखाया गया है। वो शाह अब्बास को हग कर रहा है जैसे उस पर कंट्रोल हो। शाह अब्बास की बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि वो नर्म और कमज़ोर हैं। इससे दिखाया गया है कि जहांगीर जो है वो उससे ज़्यादा पावरफुल हैं। उसके बाद जहांगीर एक पावरफुल लायन पर खड़े हैं, जबकि शाह अब्बास जो है वो डोसाइल शीप पर। फिर लायन स्ट्रेंथ और पावर का सिंबल है, शीप पीस और सबमिशन का सिंबल है। फिर हमें गोल्डन हेलो जो सन और मून का कॉम्बिनेशन है वो दिखता है। दोनों किंग्स के पीछे दिखाया गया है जिसे जो दो विंग्ड एंजल्स पकड़े हुए हैं। ये यूरोपियन आर्ट के मोटिव से इंस्पायर्ड था, जैसे डिवाइन ग्लो, एंजल, सिंबॉलिक मैसेजिंग एक्सेट्रा। तो इस पेंटिंग में मुगल आर्ट प्लस यूरोपियन इन्फ्लुएंस प्लस पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का परफेक्ट ब्लेंड है। जहांगीर का ईगो और जो सुपीरियरिटी है वो क्लियरली इसमें रिफ्लेक्ट होता है। आर्टिस्ट अबुल हसन ने रियलिस्टिक डिटेल्स के साथ सिंबॉलिक इमेजिनेशन भी यूज़ किया। और छोटी स्टोरी में याद रखो तो सपने में जहांगीर शाह अब्बास को गले लगाता है, लेकिन असली पावर उसके लायन के पैरों के नीचे है और आसमान से फरिश्ते उसको डिवाइन रूप में दिखाते हैं। तो इससे आपको ये पूरी याद रहेगी। इसके आगे का हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, तो तब तक आप इसको रिवाइज कर लेना।